हेलो एवरीवन, आप सभी का लुसेंट पॉलिटी के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारा एक लेक्चर 1 आ चुका है जो कि हमारा पॉलिटी में है, वो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, उससे रिलेटेड है लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने देखा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे वहाँ भारत में शासन कर रही थी, वो जो अधिनियम लेकर के आई थी उसको हमने डिटेल से देखा है लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद हम यहाँ से देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 2 में शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा से, ठीक है। संविधान सभा जो हमारा बना था वहाँ से हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया, ठीक है। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उसके बाद लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर, ये थे ये जो कैबिनेट मिशन आया था उसके सदस्य थे ये। तो ये कब बना था? ये जुलाई 1946 में, याद रखिएगा। आगे चलिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। संविधान सभा होगा ये बहुत ही पहले, यानी कि 1924 ईस्वी में ही जो स्वराज पार्टी बनी थी उसने ही बता दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वराज पार्टी का मतलब जो ये पार्टी जो बनाए थे वो कौन बनाए थे, ये देख लीजिए। वो बनाए थे दो लोग मिल करके आपस में बनाए थे, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास ये थे, और एक और थे मोतीलाल नेहरू। ये दोनों लोग मिल करके 1924 ईस्वी में एक पार्टी बनाए जो थी स्वराज पार्टी। देशबंधु चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी, इनका लक्ष्य क्या था कि हमें भारत में संपूर्ण आज़ादी चाहिए, कंप्लीट, इसको बोलते हैं स्वराज, ठीक है। स्वराज मतलब खुद का हमारा राज हो, तो उसी चीज़ की मांग के लिए इन्होंने अपना स्वराज पार्टी बनाया था, ये दोनों लोगों ने मिल करके। चलिए, तो इसी पार्टी ने सबसे पहले देखिए भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम इसी पार्टी ने 1924 में ही दे दिया था। चलिए आगे चलिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों ये बस आपको पढ़ना है, ऊपर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे एग्जाम के लिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। समझे, संविधान जो संविधान सभा जो हमारी बनी थी उसका चुनाव हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में, उसमें कांग्रेस को मिला था 208, मुस्लिम को मिला था 73 सीट, और बाकी जो है अन्य को 15 मिला था। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस आपको ये चीज़ जानना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे आते ही नहीं है। आगे चलिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक तो वो हुई थी, या तो आपको दिवस पूछ देगा तो 9 दिसंबर होगा, और यदि सन पूछ दे तो 1946 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिवस पूछे 9 दिसंबर, सन पूछे तो 1946, संविधान सभा की प्रथम बैठक वो भी नई दिल्ली में हुई थी। आगे चलिए, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जब संविधान सभा बना था उसके अस्थायी सदस्य कौन बने थे? तो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये ध्यान रहे, ये भी एग्जाम में आता है बार बार। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। चलिए आगे चलते हैं।
हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो आराम से। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। छोड़िए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आप इसको एक हल्का सा एक नज़र देख सकते हैं कि हाँ, ऐसा कौन सा वो था जो सम्मिलित नहीं हुआ था, तो वो था हैदराबाद। चलिए आगे देखिए। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। यानी कि जो जो सीटें दी गई थी कि हाँ इस पे आप लड़ेंगे, इस पे आप लड़ेंगे, वो 3 तरह से विभाजित था। कौन कौन सा वो था? देखिए, एक था मुस्लिम, एक था सिख, यहाँ पे देखिए मुस्लिम, सिख और साधारण। ये 3 कैटेगरी में बांट करके उन्होंने सीट दिया था कि आप यहाँ से मुस्लिम उठेंगे, यहाँ से सिख उठेंगे और यहाँ से साधारण, मतलब कोई भी। तो ये बस क्लासिफिकेशन उसमें बताया गया है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के लिए यानी कि वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, जो ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में क्या है? संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उसके अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें कौन कौन सी समिति बनी थी, क्योंकि संविधान बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो उसमें समिति बनाना पड़ता है कि आपको संविधान में ये चीज़ देखना है, आपको संविधान में ये चीज़ देखना है, तो उसकी समिति बनी थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे वो देखते हैं। पहला क्या है? संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखिए, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, ये हो गया प्रांतीय, ये हो गया संघीय, उसके नीचे हो गया प्रांतीय। यानी कि ये जो था संघ समिति ये था केंद्र के लिए, उसके बाद ये जो था ये था राज्यों के लिए। तो जो केंद्र के लिए समिति था संविधान का, उसके थे नेहरू जी। जो राज्यों के लिए था उनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि पटेल जी। उसके बाद है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, उसके भी थे नेहरू जी ही। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो वो थे पटेल जी। अभी तक देख रहे हैं ना, नेहरू पटेल यही आपस में लोग संभाल रहे हैं, बस एक बीच में आ गए हैं प्रारूप समिति के अंबेडकर जी। आगे बढ़िए। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये था प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। अब ये तो पूरा चार्ट आपके सामने है, बट इसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं जानना है। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोटिस करिएगा। बाकी भी अगर आप पढ़ पा रहे हो साथ साथ में तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट है सबसे पहला संचालन समिति, उसके बाद इम्पोर्टेंस है प्रारूप समिति का, उसके बाद इम्पोर्टेंस है तदर्थ समिति का। बस ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप ये 8 याद कर पा रहे हो तो फिर अच्छी बात है, बट ये 3 तो पता होना ही चाहिए। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड राष्ट्रध्वज संबंधी यानी कि तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। समझे? यहाँ पे ये देखिए, ये जो है 6वें नंबर पे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए ये जो समिति थी, इसके अंदर भी 5 उप समितियाँ थीं। कौन कौन सी थी वो? पहले थी मौलिक अधिकार उप समिति, एक थी अल्पसंख्यक, एक थी उत्तर पूर्वी सीमांत के लिए, और एक थे छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए असम से जो क्षेत्र थे, और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के लिए। तो इनके कौन कौन से अध्यक्ष थे वो देख लेते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के थे JB कृपलानी जी। JB कृपलानी जी कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी। उसके बाद है अल्पसंख्यक उप समिति, यानी कि अल्पसंख्यक जो थे उनकी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी जी। आगे देखिए, उत्तर पूर्वी सीमांत के लिए जो क्षेत्र था उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, कौन? गोपीनाथ बोरदोलोई। उसके बाद है छोड़े गए आंशिक क्षेत्र, जो कि कहाँ के थे? असम से। ये देखिए असम, तो वहाँ के कौन थे? AV ठक्कर। उसके बाद है उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति,
तो ये पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया, इसको मतलब एक तरह से खारिज कर दिया गया। तो ये जो उप समितियाँ हैं, ये एग्ज़ाम में इसके आने का मतलब चांस जो है 20 से 30% ही है, 20 से 30% ही है। बट फिर भी अगर आपको इसमें से पूछना है कि कौन हमको याद करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ शुरू का ए और बी, क्योंकि मौलिक अधिकार भी इम्पोर्टेंट होता है और अल्पसंख्यक टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इन दोनों को आप अगर देख पाओ, समझ पाओ और याद कर पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको आराम से छोड़ भी सकते हो। बट ये दोनों आप माइंड में जरूर रखना। मौलिक अधिकार उप समिति के थे JB कृपलानी जी और अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी जी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। वही सांप्रदायिक जो मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको कि मुस्लिम, सिख, साधारण, तो वो एक सांप्रदायिक ही मतलब इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक विभाजन। देखिए यहाँ पे है हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, भारतीय, ईसाई, पिछड़ी जनजातियाँ, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी, तो इतने तरह से वो उनको बांट दिए थे भारतीय समाज को। आगे चलिए। संविधान सभा में मतलब आप इसको आराम से छोड़ दीजिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो सोचिए उस समय में भी 15 महिलाएं थीं जो संविधान सभा में थीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना हुई 15। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी 15 याद रहे 15। तो वो 15 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, और वो किस किस एरिया से चुन करके आई थी वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो फटाफट ज़रा नाम हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, सारा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 2 या 3 नाम इसमें से याद रखना है। तो पहला क्या है, अम्मू स्वामीनाथन, ये आई थी कहाँ से चुन करके, मद्रास से। एनी मास्करीन, ये आई थी त्रावणकोर से, कोचिंग यूनियन से। उसके बाद बेगम एजाज रसूल, ये आई थी संयुक्त प्रांत यानी कि प्रेजेंट टाइम के यूपी से, और ये मुस्लिम कैंडिडेट थी। उसके बाद है दक्षयानी वेल्लयादुन, ये आई थी मद्रास से। उसके बाद है जी दुर्गाबाई, ये आई थी, ये भी मद्रास से। उसके बाद है हंसा मेहता, ये आई थी बॉम्बे से, सामान्य जाति से। उसके बाद है कमला चौधरी, संयुक्त प्रांत यानी कि ये भी आई थी यूपी से। उसके बाद है लीला रे, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद है मालती चौधरी, उड़ीसा से। पूर्णिमा बनर्जी, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी से। रेणुका रे, पश्चिम बंगाल से। सरोजनी नायडू, बिहार से। राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश से। उसके बाद सुचिता कृपलानी, ये हैं संयुक्त प्रांत से। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी संयुक्त प्रांत से। तो इतना जो है ये 15 महिला ये थी संविधान सभा में। इसमें से आपको बस 2-3 याद रखना है। एक है सरोजनी नायडू, बिहार से। सुचिता कृपलानी, संयुक्त प्रांत से। और विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी संयुक्त प्रांत से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप आराम से छोड़ सकते हो, याद कर लोगे तो भी अच्छी बात है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अभी तक जो अस्थायी थे उनको आप देखिए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो उनके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। आगे देखिए, अध्यक्ष के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। तो सबसे पहले कौन चुने गए, पहले उपाध्यक्ष वो थे HC मुखर्जी जी जो थे वो पहले उपाध्यक्ष बने थे। उसके बाद कौन थे दूसरे उपाध्यक्ष, वो थे VT कृष्णा मचारी, ये थे दूसरे उपाध्यक्ष। याद रहे, संविधान सभा जो हुआ था उसमें जो 11 दिसंबर 1946 को जो डिसाइड हुआ अध्यक्ष, तो वो डिसाइड हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उन्हीं के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी बने थे। एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णा मचारी। तो ये हो गए। आगे चलिए, ये ध्यान रहे पूरा अच्छे से, खास करके अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अगला क्या है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ये भी आप आराम से इसको हटा दीजिए। 22 जनवरी 1927 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। तो बस ये बताया जा रहा है, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। BN राव द्वारा
BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो प्रारूप समिति थी वो किनकी देन है ना। प्रारूप समिति वो किनकी देन है, तो वो होगा BN राव जी का। प्रारूप समिति किनकी देन है, BN राव जी की। और जब ये बन गई समिति तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, प्रारूप समिति के। आगे देखिए, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप जो समिति थी उनके सदस्यों की संख्या थी 7। ये मतलब बहुत चांस कम है पूछने का, बट फिर भी आप याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति बनी थी उनमें कितने टोटल लोग थे, 7 लोग, जो इस प्रकार है। उनके नाम दिया गया है, ये गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, उसके बाद DP खेतान। मतलब इतने नाम थे, इनको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कौन कौन थे। बस ये जानिए कि हाँ, भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे और जो उनकी सोच थी, मतलब वो किसकी देन थी सब प्रारूप समिति, तो वो थी BN राव जी की। BN राव जी की देन है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अंबेडकर जी को। ठीक है, अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। और इनका निर्वाचन जो है संविधान सभा में जो हुआ था वो किस क्षेत्र से हुआ था, सबसे पहली बार वो हुआ था बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद जब देश का विभाजन हुआ तो फिर से जब चुनाव हुआ संविधान सभा का, तो उसमें ये कहाँ से मतलब निर्वाचन हुआ इनका, बॉम्बे से। चलिए, पहला निर्वाचन लेकिन ध्यान रहे कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थी। दोस्तों, ये 6 माह से भी कम समय है, इसमें कुछ निश्चित तो है नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए। बस ये ध्यान दीजिए कि कुल कितनी बैठकें हुई थी, कुल हुई थी 141 बैठकें। यानी कि प्रारूप समिति जो है वो टोटल कितनी बैठकें की थी, टोटल की थी वो 141, यानी कि 141, 141 बैठकें की थी टोटल। आगे चलिए। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। तो बस ये भी जानना है कि कितना कितना सीट मिला था। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। देशी रियासतें दोस्तों, आप पता है क्या है देशी रियासतों, जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो उसी समय हमारे देश में छोटे छोटे राजा उभर के आए थे, मुगलों के समय में ही। जैसे आप देख लीजिए, राजस्थान में कुछ मेवाड़ एरिया है, आप साउथ में चल जाओगे तो वहाँ पे मैसूर एरिया है। तो ऐसे ऐसे जो रजवाड़े थे, जिनकी मतलब राजाओं के खानदान के जो फैमिली के मेंबर थे, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग देशी राज्यों, है ना, देशी रियासत। तो जब भी कोई बात होती है तो वो इनकी बात होती है। यहाँ पे आप सब जानते हो कि 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे, तो ये उनकी बात होती है। आगे चलिए। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी कि ये तब की मंत्रिमंडल है जब अभी हमारा देश विभाजित नहीं हुआ था। जब यहाँ पे अभी मुस्लिम लीग के द्वारा जब पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, उसी समय ये बनी थी मंत्रिमंडल। तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही जब मतलब मांग ज़्यादा बढ़ गई तो इसको भंग कर दिया गया। तो फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि कौन उसमें क्या क्या था। जवाहरलाल नेहरू थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के विभाग के थे। ये देखिए, पटेल जी क्या थे, गृह विभाग से सूचना के और प्रसारण के। और बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। जान मथाई थे उद्योग और आपूर्ति के लिए। राजगोपालाचारी थे शिक्षा के लिए। CH भाभा थे कार्य खनन और बंदरगाह के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी थे खाद्य एवं कृषि के लिए। आसफ अली थे रेलवे के लिए। और जगजीवन राम थे श्रम के लिए। तो ये तो हो गए जो कांग्रेस के थे। उसके बाद जो ये मुस्लिम लीग, उसके भी जो सदस्य थे उसमें थे लियाकत अली खान, ये बने वित्त मंत्री। फिर बने ये RI चुंदरीगर,
है। RI चुंदरीगर ये बने वाणिज्य मंत्री। उसके बाद अब्दुल रब नस्तर ये बने संचार मंत्री। फिर ये देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल ये बने विधि मंत्री और गजानंतर अली खान ये बने स्वास्थ्य मंत्री। तो दोस्तों ये क्या है कि जब ये तुरंत भंग हो गया, ये लंबा टाइम नहीं चला, तो आप इसको अगर आप नहीं भी आप जानते रहोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको आगे दिखाते हैं। क्वेश्चन आपको, रुकिए मैं आपको पहले आगे पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, है ना। जब विभाजन देश का हो गया तो फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जो कि 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 हो गई, जिसमें प्रांतों के हो गए 229 और देशी रियासतों के हो गए 70। तो ये तो बता रहा है कि जब अलग हो गए हम लोग तो हमारे पास कितनी जनसंख्या बची थी। आगे देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, इसलिए मैंने ये ऊपर का बोल दिया कि आप अगर चाहो तो पढ़ लेना, क्योंकि अक्सर सवाल जो भी आते हैं वो स्वतंत्र भारत से आते हैं। जब अभी आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो मंत्रिमंडल बना था तो उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये लंबा चला ही नहीं, तुरंत ये डिसॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। आगे देखिए, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो रिपोर्ट पेश की, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। ये देखिए, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के सदस्य 284 थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़े, आपके एग्जाम के लिए इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको क्या ध्यान देना है वो बस एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपको बस ये देखना है। ये देखिए, प्रथम वाचन, उसके बाद दूसरा वाचन, फिर यहाँ पे आइए तीसरा वाचन। यानी कि हमारे जो संविधान सभा जो बनी थी, जो उन्होंने संविधान का मतलब बनाया था जो प्रारूप, उस पर 3 बार चर्चा हुआ था, यानी कि उसको 3 बार टोटल पढ़ा गया था। तो आपके एग्जाम में बस यही आ सकता है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप जो तैयार किया गया था उसको, उसका कितनी बार वाचन हुआ था, यानी कि कितनी बार उसकी रीडिंग हुई थी। तो वो हुई थी 3 बार, 3 बार। बस यहाँ से पूरा पढ़ने के बाद आपको बस यही जानना है, ये इतना डेट जानने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। आगे चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, यानी कि हमारा देश जब विभाजित हो गया तो पाकिस्तान वाले लोग वहाँ चले गए, भारत के लोग यहाँ रह गए। तो अब जो बनता है मंत्रिमंडल वो होता है हमारे देश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पहला मंत्रिमंडल, जिसमें सब लोग अपने, यानी कि जो स्वदेश की मांग हो रही थी वो उन लोगों को प्राप्त होता है यहाँ पे 1947 में। ये देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या है देखते हैं। नेहरू जी ये क्या बने, ये बने प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, वो इनके अंडर में आया। ठीक है, ये देखिए ऊपर विभाग लिखा हुआ है ना, तो ऊपर विभाग है ये। तो नेहरू जी बन गए, ठीक है, प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जैसे वो अभी पिछली बार भी गृह थे, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले। ठीक है, यानी कि जितने भी राज्य थे उनको अलग अलग से डील करने का काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कौन सा विभाग मिला था, इनको मिला था खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। उसके बाद है अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको क्या मिला था, इनको मिला था शिक्षा विभाग। दोस्तों एकदम आराम से इसको आप माइंड शांत करके नाम पढ़िए और विभाग देखिए और अब इसको समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। उसके बाद है डॉक्टर जॉन मथाई, ओके, डॉक्टर जॉन मथाई, तो ये थे रेलवे के। आगे क्या है, आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि BR अंबेडकर, ये थे विधि, है ना, विधि मंत्री। उसके बाद है जगजीवन राम जी, इनको कौन सा विभाग मिला, श्रम विभाग। उसके बाद आगे आइए सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, इनको कौन सा मिला, इनको मिला रक्षा मंत्रालय, डिफेंस। उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर, इनको कौन सा मिला, स्वास्थ्य का।
यही एक एकमात्र महिला है। इस मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृत कौर जी, जो कि अभी हम पीछे पढ़े हैं ना, जो 15 महिला उसमें थी संविधान सभा में, तो उसमें इनका भी नाम हम लोग पढ़े थे, जो कि ये मध्य प्रांत और यानी कि मध्य प्रांत यानी कि MP से आई थी ये राजकुमारी अमृत कौर जी। आगे देखिए CH भाभा, ये वाणी जी इनको मिला था। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई, इनको संचार मिला था। उसके बाद है RK षणमुगम शेट्टी, इनको मिला था वित्त। और अभी देखिए जो अभी आया था जो ना अपना बजट जो आया था, उसमें हमने बजट कवर किया अपने वीडियो में, वहाँ पे हम इनके बारे में बताए थे कि हमारे देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे, षणमुगम शेट्टी जी। ओके, तो आप वीडियो अगर न देखे हो तो जा करके आप हमारे यूट्यूब चैनल में बजट वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये क्या थे, इनको मिला था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। आगे देखिए VN गडगिल, VN गडगिल, इनको क्या मिला था, कार्य खान एवं ऊर्जा। तो दोस्तों ये हो गए टोटल उस समय के मंत्रिमंडल और उनके मिलने वाले मंत्रियों को विभाग। आप सबको याद करना क्योंकि ये सारा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कैसे याद करना है। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आते हैं बिहार से, जो बिहार से आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा कृषि में इनका इंटरेस्ट होगा, तो आप इस ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के रहने वाले थे, तो इनको थोड़ा कृषि में इंटरेस्ट था, तो इसलिए इनको कृषि विभाग मिल गया। आगे देखिए अबुल कलाम आज़ाद, नाम किससे मिलता जुल रहा है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये आपको नाम किससे मिल रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। ठीक है, तो वो भी शिक्षा पे बहुत जोर देते थे और शिक्षा की वजह से ही वो कहाँ से, तमिलनाडु से कहाँ पहुँच गए थे, राष्ट्रपति पद पे, तो वो शिक्षा की ही देन थी। तो इसलिए शिक्षा मंत्री आप याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद से, अब्दुल कलाम आज़ाद को याद कर लीजिएगा। आगे देखिए ये पूछते हैं रेलवे और परिवहन, तो ये है जान मथाई, जान मथाई। दोस्तों जब रेल आप देखेंगे तो रेल से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, और रेल जब कहीं लड़ जाती है तो कई मतलब लाशें भी जाती हैं यहाँ से वहाँ तक। तो जब भी ये दे जान मथाई, तो जान को बहुत खतरा होता है जब हम लोग रेल से सफ़र करते हैं, तो क्योंकि एक ही साथ अगर कुछ बात होता है तो कई लाशें बिछ जाती है। तो आपको ये ट्रिक से इसको याद रखना है कि जान मथाई को मिला था रेलवे। ठीक है, आगे देखिए BR अम्बेडकर, इनका तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये विधि बहुत ही फेमस है। तो अगर आप नहीं जान रहे हो तो भी जानिएगा, क्योंकि आप सोचिए विधि, विधि मतलब नियम, और पूरा संविधान इन्होंने लिखवाया है, तो फिर इनको तो भाई नियम पता ही होगा, तो इसलिए इनको याद रखिएगा आसानी से। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम, ये देखिए जगजीवन राम यानी कि श्री राम जी जगजीवन अपने पूरे जीवन में क्या किए, श्रम किए, मतलब वनवास गए, वहाँ जाके युद्ध लड़े, फिर वापस आए, सीता माँ वहाँ से चली गई, तो एक तरह से पूरा श्रम हुआ इनकी लाइफ में, मेहनत हुआ पूरा। तो जब भी ये आए जगजीवन राम, तो ध्यान रहे श्रम, राम जी को याद करिएगा, उनका लाइफ मतलब श्रम से परिश्रम से भरा हुआ था, तो श्रम मंत्रालय है ये। आगे चलिए उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, तो ये देखिए बलदेव, बलदेव सिंह को क्या मिला है, रक्षा। भाई जिसके पास बल होगा उसे ही तो रक्षा का मतलब कार्यभार सौंपा जाएगा, तो इनके नाम में ही जब बल है तो इनको रक्षा का काम दे दिया गया कि भाई आप बलशाली हो, जाओ रक्षा करो। तो सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा विभाग दे दिया गया। उसके बाद आगे देखिए राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, ये देखिए इनके नाम में ही क्या बचा है, अमृत, अमृत जो पी ले वो अमर हो जाए, उसका स्वास्थ्य कभी खराब ही ना हो, तो अमृत और स्वास्थ्य कैसे रिलेट हो रहा है आप आसानी से समझ सकते हो उसको। तो राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा, स्वास्थ्य विभाग। ओके, आगे चलिए CH भाभा, CH भाभा, CH भाभा के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये पारसी थे। ठीक है, पारसी थे और ये व्यापारी थे, यानी कि पारसी व्यापारी थे, इसलिए इनको वाणिज्य मंत्रालय मंत्रालय दे दिया गया, वाणिज्य मंत्रालय CH भाभा को। तो भाभा जी के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो आप आसानी से ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवाई, रफ़ी अहमद किदवाई, तो ये संचार, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप आराम से इसको एक दो बार पढ़ करके याद कर सकते हो। रफ़ी अहमद किदवाई। RK षणमुगम शेट्टी, RK षणमुगम शेट्टी, ये तो हम हर साल जब भी बजट आता है तो उस पर हम बहस करते हैं,
तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि हमारे देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी जी, षणमुगम शेट्टी जी। उसके बाद भी अगर आपको वो चीज़ अगर याद नहीं हो रहा है कि ये वित्त मंत्रालय से ही है, तो आप एक चीज़ याद रखना, इनके नाम में देखिए मुगम है ना, तो मुगम क्या फील आ रहा है, मुगल। और मुगल काल के ही एक राजा थे अकबर। इनके इनके काल में हमारे देश की जीडीपी आपको पता होगी कि नंबर 1 पे पहुंच गई थी। यानी कि अकबर के काल में, यानी कि जो मुगल काल चल रहा था उसमें जब अकबर जब सिंहासन पर बैठा, तो उसके बैठने के बाद कुछ ही सालों के अंदर हमारे देश की जीडीपी उस समय पूरे विश्व की जीडीपी पे नंबर 1 पे थी। सोचिए आज 5वें पहुंच गई है, उस समय मुगल काल में अकबर के समय में नंबर 1 पे थी। तो यानी कि पैसा ही पैसा था बहुत। तो जब भी इनका नाम आपको याद आए, मुगम यानी कि मुगल, तो शेट्टी वित्त पैसा, यानी कि नंबर 1 पे पहुंच गए थे हम लोग, बहुत वित्त था हम लोगों के पास। तो आप इस तरह से घूम फिर करके ट्रिक पे अपने ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। आगे देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, उसके ये बनाए थे उद्योग एवं आपूर्ति के थे। तो इसका ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, अगर आप इनके बारे में जानते हो यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी की एक तैयारी जहाँ होती है दिल्ली में, वो जगह का नाम है मुखर्जी नगर। ओके, तो जो मुखर्जी नगर में बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से एक वो एरिया जो है एक उद्योग जैसा है कि वहाँ से आईएएस आईपीएस निकलते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर से आईएएस आईपीएस निकलते हैं, तो वो एक तरह से उद्योग हो गया वहाँ पे कि वहाँ से इतने सारे आईएएस आईपीएस निकल रहे हैं। तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं, मुखर्जी यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति, यानी कि आपूर्ति हमारे देश को पूर्ति कर रहा है वो आईएएस और आईपीएस को अच्छे नंबर में दे करके, यानी कि ज़्यादा संख्या में दे करके। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की परीक्षा जो है उसकी तैयारी बहुत बच्चे मुखर्जी नगर में रह करके करते हैं दिल्ली में। चलिए आगे देखिए, वी.एन. गडगिल, वी.एन. गडगिल, गाडगिल, तो ये थे, इनको मिला था कार्य, खान और ऊर्जा का। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए इनके नाम में है ना गाड़ गिल, ठीक है। देखिए गाड़ गिल, देखिए गाड़ से जब आप पहले वाले 2 अक्षर से आप देखोगे तो देखिए खान, मतलब कि खान जहाँ से निकलता है, कोयला खान, मतलब किसी चीज़ की भी खान जो हो जाए तो ये उसकी बात हो रही है। तो गाड़ नाम में है ना गाड़, तो कोई चीज़ आप कब, मतलब अगर मान लीजिए गाड़ना मतलब समझ लो आप, गाड़ मतलब कि कोई चीज़ ज़मीन में धंसा देना, तो उसको बोलते हैं गाड़ देना। तो ये देखिए खान कार्य, यानी कि अगर कोई चीज़ आप ज़मीन में अगर धंसा दोगे, गाड़ दोगे, तो वो तभी कर पाओगे आप जब आप अच्छे से कार्य करोगे, यानी कि दम लगाओगे। और खान, थोड़ा सा गड्ढा पहले से ही खन दोगे, तब उसमें लगा पाओगे, तब आप उसमें गाड़ पाओगे। तो उससे गाड़। ये देखिए गिल, गिल है ना, गिल, गिल से ही मिलता जुलता होता है ग्रिड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो सप्लाई होती है वो ऐसे ही ग्रिड के रूप में होती है। तो या तो आप गार्ड से या तो फिर गिल से आप अपने उत्तर पे पहुंच सकते हो। तो ये था ट्रिक। अब चलते हैं आगे, ये देखिए, भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव वीपी मनन थे। चलिए देखते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या बना था, रियासती विभाग। वही रियासती जो मैंने बताया ना कि जो जो बड़े परिवार थे, राजा महाराजा के परिवार, तो उनके लिए रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव थे वीपी मेनन। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रियासती विभाग के सचिव कौन थे। रियासती विभाग के सचिव कौन थे, वो थे वीपी मेनन। याद रहे, रियासती विभाग के वीपी मेनन, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। यानी कि जो आज संविधान है हमारा, जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, उसको बनाने में 2 साल लग गए थे पूरे। उसके बाद 11 महीना भी लग गया, और उसके बाद 18 दिन भी लग गया। मतलब देख रहे हो कि अगर बस 12 दिन और लग गया होता तो हमारे संविधान को बनने में टोटल 3 साल लग गए होते। बट 12 दिन पहले ही बन गया, तो इसलिए 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है हमारे इस संविधान को बनने में, जिससे आज हमारा देश चल रहा है। तो याद रहे, 2 महीना
2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, यानी कि संविधान में क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ बहस हुई थी 114 दिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन में दे देगा 100 दिन, 90 दिन, 80 दिन या फिर 114 दिन। तो सही क्या होगा, कितना दिन बहस हुआ था, 114 दिन बहस हुई थी। याद रहे 114 दिन बहस हुई थी। उसके बाद दिखा रहा है संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर इतना रुपये का खर्चा हुआ था। तो खर्चा ये नहीं पूछता है एग्जाम में, ये आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। बस ये ध्यान देना है कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन, और कितना दिन बहस हुआ था, 114 दिन। चलिए आगे चलिए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ ही है। ठीक है, देखिए बढ़ा क्या, सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूची थी, वो हो गया 12, बाकी भाग उतना ही है, अनुच्छेद उतना ही है। बट आपको लग रहा होगा कि अनुच्छेद उतना ही है, बट नहीं, 395 ही है। लेकिन मान लीजिए जैसे मान लो एक है ना, तो एक में अगर पहले था ए, तो अब क्या हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, उसी में ए बी सी डी बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए हमारे संविधान में जो भी अनुच्छेद है उसमें बढ़े तो और ज़्यादा है, बट वो ए बी सी डी के रूप में बढ़े हैं, नंबर के रूप में नहीं बढ़े हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद ये देखिए, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि संविधान सभा को, मतलब संविधान सभा द्वारा संविधान को किस डेट को पारित किया गया था। यहाँ पे लिखा है ना पारित, तो वो 26 नवंबर 1949 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये डेट 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, मतलब फाइनल बना दिया गया कि आप लीजिए पूरा फाइनल तैयार है। वो कब दिए थे, फाइनली हैंड ओवर किए थे 26 नवंबर 1949 को। आगे चलिए। तो जब फाइनली बना करके वो लोग दे दिए, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि जब वो पूरा बना के दे दिए तो पूरा लागू हो गया, नहीं, लागू हुआ कुछ हिस्सा उसका। जैसे कि अनुच्छेद 15, 5, ये सब देखिए अनुच्छेद लिखा हुआ है, इतना सारा अनुच्छेद हुआ था पारित। उसके बाद जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यानी कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि हमारा जो संविधान जो है लागू कब किया गया था, सिर्फ और सिर्फ लागू पूछे, तो आप इसको आराम से इस डेट को 26 नवंबर को सही कर सकते हो 1949 को। सिर्फ और सिर्फ लागू पूछे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो जाता है। सिर्फ ये पूछे कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया था, तो उसका डेट होगा 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और वहीं बस एक वर्ड जोड़ देगा उसमें कि संविधान को यानी कि कंप्लीट कब लागू किया गया था, तो वहाँ पे ये डेट चेंज होकर के ये डेट आपके पास आ जाएगी 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः टोटल, यानी कि जितना वो लोग बना करके दिए थे उस टोटल को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले 26 जनवरी 1949 को कुछ हिस्सा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ये मतलब पारित हुआ था। आगे चलिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि पहली कब हुई थी। पहले मैंने ऊपर बताया है कि 9 दिसंबर को हुई थी और सन 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर को 1946 में पहली बार लोग बैठे और अंतिम बार कब बैठे, 24 जनवरी 1950 को। तो ये अंतिम बैठक थी, याद रहे 24 जनवरी 1950, और पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946। तो जब ये फाइनली जब बैठी तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन होंगे, ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको कौन सा विभाग मिला था, इनको कौन सा मंत्री बनाया गया था, हमने बताया ना कि ये थे बिहार से, तो कृषि में इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इसलिए इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। तो इनको फाइनली बना दिया गया राष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए, आगे चलिए। संविधान सभा
26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी कि जब तक इस लाइन से दोस्तों आपको एक चीज नोटिस करना है, ये यहाँ पे देखिए, संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अपने देश में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, वो हुए थे 1951 में। तो ध्यान रहे, अपने देश में पहली बार आम चुनाव, जैसे अभी चुनाव होता है ना इस समय, वैसे चुनाव कब शुरू हुआ था? 1951 में। 1951 में आम चुनाव हुए थे जिसमें सब लोग, यानी कि सब लोग, टोटल लोग वोट दे सकते थे। उससे पहले क्या होता था कि मतलब इस जात का, इस धर्म का आदमी उठेगा, उसी धर्म का देगा, ऐसे कुछ चलते थे। तो 1951 से जो है आम चुनाव स्टार्ट हुआ है, आपको ये नोटिस करना है। यहाँ पे 1951 में आम चुनाव स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। तो जब ये संविधान सभा थी, ये 1951 तक, जब तक चुनाव नहीं हो गई तब तक यही लोग मेन थे पिक्चर में। तो इन्होंने कुछ कार्य किया चुनाव से पहले तक। इन्होंने क्या क्या किया, ये देखिए। पहला काम कि 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। चलिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा झंडा है, वो कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। 1947, वो भी 22 जुलाई, तो मतलब समझ रहे हैं आप, आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले ही हमने अपने झंडे को अपना लिया था। आज़ाद कब हुआ हमारा देश? 15 अगस्त को ना, 15 अगस्त 1947 को। और ये कब अपनाया गया है झंडा? ये देखिए 22 जुलाई को। यानी कि 15 दिन उधर और 8 दिन इधर, तो 15 8 लगभग 22-23 दिन पहले ही हम लोग अपना झंडा अपना लिए थे, राष्ट्रीय ध्वज। तो याद रहे, आज़ादी से पहले ही हम लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए थे। उसके बाद आगे चलिए, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया है। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया कब? 1950 में। और कौन सी तारीख को? 24 जनवरी को 1950 में। यानी कि झंडा जो अपनाया था उसके लगभग 3 साल बाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। आगे चलिए, ये इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ये तो आप ऊपर ही पढ़े हो कि राष्ट्रपति लोग चुने थे। आगे देखिए, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलिए, आगे क्या है? संविधान सभा द्वारा हाथी को, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं कि जो संविधान सभा का जो एक प्रतीक था वो क्या था? हाथी था। याद रहे, कौन सा प्रतीक था संविधान सभा का? हाथी, एलिफेंट। आगे चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रहे। उसके बाद है, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस, ये देखिए नंदलाल बोस, और बिहर राम मनोहर सिन्हा थे। इन्होंने जो एकदम जो मूल था, जो मेन लिखा गया था, उसको इन्होंने सजाया था संविधान को। कौन? ये नंदलाल बोस जी और बिहर राम मनोहर सिन्हा जी। उसके बाद जो मूल संविधान था उसका अनुवाद हुआ, वो अंग्रेजी में था, उसका अनुवाद हुआ हिंदी में, और सुलेखन कौन किए थे इसका? बसंत कृष्ण वैद। ठीक है, बसंत कृष्ण वैद जी क्या किए थे? हिंदी में इसका उल्लेख किए, मतलब हिंदी में उसको लिखे संविधान को। कौन? बसंत कृष्ण वैद। आगे देखिए, जिसे नंदलाल बोस, यही जो ऊपर जो मूल को सौंदर्य बनाए थे, मतलब सुंदर किए थे, द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। ठीक है, इन्होंने इसको लिख दिया और इन्होंने इनको सजा दिया। कौन? मतलब किसको? संविधान को। तो ये बस जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी में कौन लिखा था और सजाया कौन था। तो ये सजाने वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हिंदी वाला इंपॉर्टेंट है। कौन? बसंत कृष्ण वैद, और उसको मतलब सुंदर बना दिए सजा करके नंदलाल बोस जी। आगे चलिए, आगे ये नोट में क्या लिखा है? HVR अयंगकर,
है ना, HVR एंगेकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान सभा जो था उसके सचिव कौन थे, तो वो थे HVR एंगेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। ये थे संविधान सभा का सचिव। इसके बाद है संविधान की उद्देशिका। दोस्तों इसको हम अब अगले वीडियो में कवर करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जहाँ से हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।